Jai Hind students, myself Satyavan Maurya and I am going to present class 12th physics lecture, the first chapter electrostatics. Class 12 electrostatics we are studying. In the previous lectures we have studied about the area vector and we have seen that area vector for the open surfaces and area vector for the closed surfaces. और ओपन सर्फेसेस में हम लोगों ने सर्किल के बारे में देखा था, रेक्टेंगल के बारे में देखा था और ट्रायंगल के बारे में देखा था। एरिया वेक्टर क्या आता है, और सॉलिड एंगल के लिए हम लोगों ने स्फीयर के केस में और सिलेंडर के केस में और हेमिस्फीयर के केस में हम लोगों ने एरिया वेक्टर की वैल्यू को फाइंड आउट किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल पढ़ने से पहले प्लेन एंगल क्या होता है इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग सॉलिड एंगल स्टडी करते हैं। तो हेडिंग सबसे पहले डालते हैं प्लेन एंगल। टॉपिक है सॉलिड एंगल, लेकिन सॉलिड एंगल क्योंकि सॉलिड एंगल इज अ 3 डायमेंशनल वर्जन ऑफ द प्लेन एंगल, तो पहले प्लेन एंगल समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग सॉलिड एंगल समझते हैं। तो हेडिंग डालते हैं पहले प्लेन एंगल। फर्स्ट प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, सपोज वी हैव ए कर्व। हमारे पास एक पाथ है, एक कर्व है और इसकी लेंथ कितना है l। यहां पे हम लोग लेंथ ले रहे हैं और लेंथ का लेंथ इज ए 1 डायमेंशनल क्वांटिटी एंड 2 डायमेंशनल एनालॉजी ऑफ द लेंथ इज एरिया, 3 डायमेंशनल एनालॉजी ऑफ द लेंथ इज वॉल्यूम। तो इसको समझते रहिएगा। अब अगर ये कर्व किसी पॉइंट O पर, सपोज वी हैव ए O पॉइंट, अब ये कर्व किसी पॉइंट O पर सपोज एंगल सबटेंड करता है थीटा, ये कर्व, और उसके बाद ये वाली जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज r, देन एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस और एंगल थीटा इज इक्वल टू l अपॉन r। तो ये फार्मूला हम लोग स्टडी किए हैं। तो ये हमारा प्लेन एंगल है और एंगल बनने के लिए मिनिमम 2 डायमेंशन की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट 2 डायमेंशन वी वुड नॉट बी एबल टू परफॉर्म द एंगल। ओके, सो एंगल इज अ 2 डायमेंशनल क्वांटिटी। तो फॉर द एंगल we have an arc L and R and we have the relation like this. Okay, तो L upon theta is equal to L upon R और इसको प्लेन एंगल बोलते हैं। क्लियर। अब सॉलिड एंगल पे चलते हैं और डिफरेंट सर्फेसेस के लिए हम लोग सॉलिड एंगल निकालते हैं। तो सॉलिड एंगल क्या होता है, ये डायग्राम याद रखिएगा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, क्योंकि सॉलिड एंगल में हम लोग इसी की एनालॉजी को देखेंगे। तो देखिए, मैं इसको साइड में लिख देता हूं आराम से। तो हमारे पास क्या था, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R था और एक ये वाला डायग्राम L और R। ओके, चलिए सॉलिड एंगल देख लेते हैं। व्हाट इज सॉलिड एंगल? दिस इज अ प्लेन एंगल। और अब हम लोग सॉलिड एंगल को देखते हैं। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, अच्छा अभी तक यहां पे लेंथ तक कर्व। सॉलिड एंगल में अब सरफेस लेंगे तो वही स्टेटमेंट होगा, बस लेंथ कर्व के प्लेस पे सरफेस हो जाएगा। तो एंगल सबटेंडेड बाय ए सरफेस ऑन ए point, angle subtended by a surface on a point from its circumference is known as solid angle। और सॉलिड एंगल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से। दिस इज बी कॉल्ड द ओमेगा। तो ओमेगा से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये डेफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिए, इसको हम रिमूव कर रहे हैं क्योंकि डायग्राम के थ्रू समझना है। एंगल सबटेंडेड बाय ए सरफेस ऑन ए पॉइंट फ्रॉम इट्स सर्कमफेरेंस इज नोन एज सॉलिड एंगल। एक सरफेस के कारण जब किसी पॉइंट पर एंगल आप सबटेंड होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। चलिए नोट कर लीजिए, हटा रहे इसको।
देखिए जैसे कोई सरफेस है, सपोज वी हैव ए सरफेस एंड हैविंग एरिया ds, द एरिया इज ds एंड दिस इज ए पॉइंट, all the point on the circumference meets with this point, और ये जो आपका कंप्लीट एरिया होता है, ये आपका कंप्लीट जो एंगल बनता है, कंप्लीट थ्री डायमेंशनल रोटेशन इज नोन एज द ओमेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉलिड एंगल। तो ये सॉलिड एंगल हो गया। देखिए ये कोई सरफेस है, जैसे आपके पास ये कोई है, जैसे ये मान लीजिए हमारे पास सरफेस है, दिस इज आवर हैंड इज कंप्लीट सरफेस। तो एक पॉइंट यहाँ पे है, तो अब हम इस पॉइंट को अपने चारों तरफ से इसको कवर कर लेते हैं। ये देखिए जैसे ये पूरा आपका सरफेस पूरा कवर होता है, तो वो जो आपका एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। तो ये हमारा सॉलिड एंगल हो गया और ये सरफेस हो गया। क्योंकि ये सरफेस है तो एरिया वेक्टर में हमने पढ़ा था, सरफेस के नॉर्मल वेक्टर जो होता है उसको यूनिट नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं, और सरफेस का डायरेक्शन, बिकॉज सरफेस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और सरफेस का डायरेक्शन यूनिट नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन में ही होगा। तो ये हमारा सरफेस और इसका नॉर्मल किधर होगा, इस साइड एन कैप, और एन कैप इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर, एन कैप इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ दिस सरफेस। और आर आपकी जो डिस्टेंस है, सपोज द डिस्टेंस ऑफ द सरफेस फ्रॉम दिस पॉइंट ओ इज आर। ये वाली जो डिस्टेंस है इसके आर आपका क्या है, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, अब इसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, आर डिस्टेंस है और एरिया आपका ds है, आर इज द डिस्टेंस एंड एरिया इज, और ये वाला जो डायरेक्शन है आर इधर ही आपका डायरेक्शन क्या होगा, आर कैप का भी डायरेक्शन होगा। आर इधर है तो आर कैप का भी डायरेक्शन इधर होगा, और सरफेस एरिया आपका ऐसा तो सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी होगा। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर और आर कैप दोनों का डायरेक्शन सेम है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कर्व बना रहा था तो लेंथ ले रहे थे, यहाँ पे सरफेस है तो सरफेस एरिया लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, सो सॉलिड एंगल इज इक्वल टू होता है सरफेस एरिया अपॉन ये जो डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस को केवल एक ही बार ले रहे थे, यहाँ पे डिस्टेंस स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर। तो पहले इसको लिख लेते हैं रेडियस स्क्वायर, और सरफेस एरिया कितना है, ds। इस पूरे सरफेस का एरिया कितना है, ds। तो सरफेस एरिया के प्लेस पे हम लोग लिख देंगे ds अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस इज आर। अब ds कहां पे है, एन कैप का भी डायरेक्शन वही है और आर कैप का भी डायरेक्शन वही है, मतलब सरफेस का भी डायरेक्शन वही है और आर का भी डायरेक्शन आप देखिए वही है। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ds इंटू एन कैप डॉट ऑफ आर कैप, एन कैप डॉट ऑफ आर कैप, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 1 होता है, और अगर यूनिट वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री है तो उसकी cos 0 की वैल्यू 1 आती है। तो ds के प्लेस पे आप ये लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि एन कैप डॉट ऑफ आर कैप इज इक्वल टू मॉड ऑफ एन कैप और आर कैप cos, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो cos 0 की वैल्यू 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, तो ओवरऑल 1। तो ds इंटू 1 मतलब ds, तो ds के प्लेस पे इसका मतलब ये लिखा जा सकता है, वी कैन राइट इट एट द प्लेस ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो ds इंटू एन कैप डॉट ऑफ आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। अब ds इंटू एन कैप क्या होता है, एरिया वेक्टर। ये वाला जो वेक्टर है इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ds है, और एन कैप है तो ds का डायरेक्शन क्या होगा, ये। तो वेक्टर ds, वी कैन राइट वेक्टर ds। तो ये आपका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके प्लेस पे, वेक्टर ds आर कैप के प्लेस पे आर कैप डॉट ऑफ आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब इस चीज को हम लोग थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। और ds वेक्टर, ये वाला वेक्टर अब यहां आ जाएगा, वेक्टर ds डॉट ऑफ आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। और अब आर कैप को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर। तो वेक्टर ds डॉट वेक्टर आर अपॉन आर स्क्वायर पहले से और आर कैप के प्लेस पे वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर। तो ये हमारे पास आ जाएगा वेक्टर ds डॉट ऑफ वेक्टर आर अपॉन आर की पावर 3, और ये हमारे किसकी वैल्यू आ गई, सॉलिड एंगल की। ओके, दिस इज ए वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल। क्लियर? ये तो हमारा तब था जब ये वाला सरफेस इस पॉइंट के रेडियस वेक्टर से परपेंडिकुलर था, मतलब एग्जैक्ट ये वाला पॉइंट आपका, जैसे ये हमारा सरफेस है तो यहाँ पे पॉइंट था, जैसे ये सरफेस है इसका परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा तो यही पे इसके परपेंडिकुलर पे पॉइंट था। तब हमारा कौन सा फॉर्मूला आ गया, वेक्टर ds डॉट ऑफ वेक्टर r अपॉन r की पावर 3। अब हम लोग चलते हैं जब हमारा सरफेस टिल्टेड होगा तो उसका कैसे निकालेंगे। तो अब दूसरी हेडिंग आप देख लीजिए, व्हेन, अब इसको मैं रिमूव कर रहा हूं फिर से, देखिएगा। चलिए, अब जब हमारा सरफेस टिल्टेड होगा तो कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला आप देख लीजिए, वेक्टर ds डॉट ऑफ r, ये हमारा सॉलिड एंगल का फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिए। तो सॉलिड एंगल फॉर इंक्लाइंड सरफेस, इंक्लाइंड फॉर इंक्लाइंड सरफेस, इंक्लाइंड सरफेस। सपोज हमारे पास एक सरफेस ऐसे है, ओके, और इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, एरिया वेक्टर आपका, हाँ, इस पॉइंट पे सॉलिड एंगल निकालना है, सॉलिड एंगल निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लेते हैं, ओके, और ये जो हमारा एंगल बन रहा है इस डायरेक्शन में, ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल कितना है, थीटा। ये एंगल कितना है, पहले हमारा सरफेस कैसे था, पहले सरफेस ऐसे था, और हमें कौन सी डिस्टेंस चाहिए होती है, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होती है। तो अब इसका अगर एरिया ds है, यहाँ पे ds, तो यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा, ds cos थीटा, ओके, और ये वाली डिस्टेंस आप इसको ले लीजिए। तो ये वाला एंगल कितना होगा, इस चीज को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। और अगर ये सब आपके इससे मैच हो रहे हैं, इफ ऑल दिस पॉइंट्स मैच विद दिस, तो ये वाला एरिया कितना होगा, सॉलिड एंगल, उसको अब हम लोग निकालने चले। जब हमारा सरफेस ds cos थीटा इधर है, n कैप इधर होगा, n कैप, और अब इधर कितना हो जाएगा, थीटा। तो हमें ये वाला सरफेस इस वाले सरफेस के परपेंडिकुलर ये वाला सरफेस है, तो सरफेस एरिया पहले यहां भी था, सरफेस एरिया अब यहां भी हो जाएगा, और n कैप इधर था, तो n कैप कितना हो जाएगा, n कैप cos थीटा। तो ध्यान से देखिएगा, अब हमारे पास सॉलिड एंगल ओमेगा इक्वल टू और ओमेगा ds cos थीटा, ds cos थीटा अपॉन ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस r है, r डिस्टेंस लेंगे, परपेंडिकुलर सरफेस की डिस्टेंस हम लोग लेते हैं सॉलिड एंगल में, तो ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ओके। और cos थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, r कैप का डायरेक्शन इधर है, ध्यान से इसको देखिएगा, r कैप का डायरेक्शन इधर है, दिस डायरेक्शन इज r कैप, ये n कैप का डायरेक्शन किधर किधर था, इस साइड, तो अब ये n कैप का डायरेक्शन ये हो गया। तो r और n कैप, ये हमारा r कैप का डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो n कैप और r कैप cos थीटा है, तो यहाँ पे देखिएगा इसको कैसे लिखेंगे, तो ds cos थीटा के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, n कैप डॉट ऑफ r कैप, n कैप डॉट ऑफ r कैप लिख सकते हैं, क्योंकि cos थीटा है, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर n और डॉट वेक्टर r इक्वल टू मॉड ऑफ n कैप और मॉड ऑफ r कैप cos थीटा। अगर इनके बीच का एंगल थीटा है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, तो 1 इंटू 1 इंटू cos थीटा, cos थीटा। तो cos थीटा के प्लेस पे हम लोग n कैप डॉट ऑफ r कैप लिख सकते हैं कि नहीं, तो यहां पर भी मैंने वही काम किया, n कैप, ध्यान से देखिएगा, cos थीटा के प्लेस पे हम लोग n कैप डॉट ऑफ r कैप, नीचे r स्क्वायर है ही है, तो ds इंटू n कैप को क्या लिख सकते हैं, ds हमारा ये तो, और n कैप परपेंडिकुलर, तो एरिया वेक्टर आपका क्या कहता है,
अगर आपके पास कोई सरफेस है, सरफेस का एरिया आपका ds है और इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन n है, तो वेक्टर ds आपका कितना हो जाएगा, ds इंटू n कैप। तो ds इंटू n कैप के प्लेस पे हम लोग वेक्टर ds लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेक्टर ds डॉट ऑफ r कैप अपॉन r स्क्वायर। r कैप के प्लेस पे वी कैन आल्सो राइट वेक्टर r इक्वल टू r इंटू r कैप इक्वल टू वेक्टर r अपॉन r। तो r कैप के प्लेस पे वेक्टर r अपॉन r कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए वेक्टर ds और डॉट वेक्टर r अपॉन r स्क्वायर इंटू r। तो अब आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से, वेक्टर ds डॉट ऑफ वेक्टर r अपॉन r की पावर 3। फिर से हमें वही चीज मिल गया। तो अब हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई, ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा इक्वल टू वेक्टर ds डॉट ऑफ वेक्टर r अपॉन r पावर 3। तो सॉलिड एंगल की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, द वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल इज ds डॉट ऑफ r अपॉन r की पावर 3। तो ये हमारा सॉलिड एंगल का एक्सप्रेशन था कि अब आपके जैसे सॉलिड एंगल प्लेन एंगल थीटा होता है, तो सॉलिड एंगल किस में होगा। अब प्लेन एंगल हम लोगों ने क्या देखा था, प्लेन एंगल में थीटा इक्वल टू l अपॉन r होता है, और सॉलिड एंगल में क्या होता है, सॉलिड एंगल हमारा इस तरीके से होता है ds अपॉन r स्क्वायर। तो उसको हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करके उसको वेक्टोरियल फॉर्म में लिख लिया। ओके, और अगर आप वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखना चाहते हैं तो बहुत सिंपल फार्मूला इसका हो जाएगा। ये तो हमने पूरा वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखना चाहते तो ये हमारा हो जाएगा। अगर आप वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखना चाहते तो सॉलिड एंगल का फार्मूला ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो डॉट प्रोडक्ट में हम लोगों ने इसको इस तरीके से लिख लिया। तो ये वाला हमारा वेक्टर फॉर्म में है और ये वाला हमारा नॉन वेक्टर फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में है। सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल दो के दोनों स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि सॉलिड एंगल हमारा, ये तो हमारे ओपन सरफेसेस के लिए था, जब हमारा कोई सरफेस ओपन होता है। क्लोज्ड सरफेस के लिए हम लोगों ने सॉलिड एंगल अभी नहीं देखा, तो उसको भी देख लेते हैं। सॉलिड एंगल फॉर क्लोज्ड सरफेसेस, चलिए सॉलिड एंगल फॉर क्लोज्ड सरफेसेस। लेक्चर बहुत डिटेल्स में चल रहा है, एक एक चीज मैं बता रहा हूं, और ये लेक्चर हमारा ऐसा एकदम डिटेल्ड लेक्चर है। अब आपको इससे ज्यादा डिटेल्ड अब और कोई नहीं बता पाएगा। इस चीज को आप समझिए, मतलब आप 12th में हैं या ग्रेजुएशंस में भी हैं, कहीं पे भी हैं, तो आपको आगे एकदम बहुत ही शुरू से और बहुत ही डिटेल्ड तरीके से मैं इसको बता रहा हूँ। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। और न्यूमेरिकल हम लोग जब अपनी थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे तब हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। अभी क्योंकि जब थ्योरी अधूरी है, जब हमारे पास थ्योरी का पूरा नॉलेज नहीं है, तो न्यूमेरिकल अटेंड नहीं कर पाएंगे, हम बार बार फंस जाएंगे उस पर। तो पहले थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग थ्योरी का रिफरेंस लेके न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल लगाना हमारी जिम्मेदारी है और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपको न्यूमेरिकल लगवाऊंगा। तो आप न्यूमेरिकल की हेडेक बिल्कुल मत लीजिए, बस स्मूथली आप थ्योरी को अंडरस्टैंड करते हुए चलिए और प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिए। और अभी मैं नोट्स आपको प्रोवाइड भी करूंगा, उसके लिए वर्क हो रहा है, PDF वगैरह बना रहे हैं, और थोड़ा सा आप और ज़्यादा टॉपिक कवर कर ले तो हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। तो डोंट वरी फॉर दैट। तो अभी अब हम लोग इसको देखते हैं आगे, सॉलिड एंगल फॉर क्लोज्ड बॉडी। तो सॉलिड एंगल फॉर क्लोज्ड बॉडी, फॉर क्लोज्ड बॉडी। देखिए, जैसे अगर आपके पास ये स्फीयर है, ये ऐसे स्फीयर है, सपोज दैट ओपन सरफेसेस के लिए मैंने देख लिया। अब इसको देखिए, अगर ये आपके पास स्फीयर है और यहाँ पे अगर आप एक्सटर्नल किसी पॉइंट पर है, तो इस पॉइंट को आप देखिए, ये जो आपका पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए सरफेस आपका 3 डायमेंशन नहीं नजर आएगा। इस पॉइंट को सरफेस के केवल सर्कमफरेंस से मतलब है, इस पॉइंट में केवल सर्कल के जो आपका बॉडी है, सॉलिड बॉडी, केवल सर्कमफरेंस से मतलब है। तो इसके लिए भी ये बॉडी आपकी 2 डायमेंशनल ही नजर आएगी। तो इसका भी सॉलिड एंगल बिल्कुल वही होगा।
जैसे आपका 2 डायमेंशन के लिए निकाले थे। और लेकिन अब अगर इसके अंदर कोई पॉइंट लेते हैं तो वहां पे सॉलिड एंगल क्या होगा, इसको अब हम लोग देखते हैं। 3 डायमेंशनल के एक्सटर्नल पॉइंट पर ये आपका 2 डायमेंशन की अभी जैसे निकाले थे हम लोग वैसे ही बिहेव करेगा, तो पिछला वाला जो अभी था वही आपका हो जाएगा। अब हम लोग इसके अंदर देखते हैं सॉलिड एंगल एट एन इंटरनल पॉइंट कितना होता है, तो ध्यान से देखिएगा। तो ये अब हम इंटरनल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट पे तो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा अभी किए थे। इंटरनल पॉइंट पे क्या होगा इसको देखिए। तो अब जैसे ये आपका सेंटर है और ये हमने एक सरफेस ले लिया आपका ऐसे, हमने एक सरफेस ले लिया और इसका सरफेस एरिया कितना है, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, बिग। ये हमारे पास क्या है सेंटर, और हमने एक सरफेस ले लिया ऐसे। इस सरफेस का एरिया कितना है, सपोज करते हैं इस सरफेस का एरिया है ds, और इस सरफेस का परपेंडिकुलर डायरेक्शन किधर है, इस साइड। और अब हमें देखना है कि ये कितना सॉलिड एंगल बनाता है, केवल ये सरफेस कितना सॉलिड एंगल बनाता है, पूरे स्फीयर का तो बाद में देखेंगे। पहले ये सरफेस का देख लेते हैं सॉलिड एंगल ये कितना बनाता है। सपोज करते हैं सॉलिड एंगल बनाता है d ओमेगा। सपोज द सॉलिड एंगल परफॉर्म्ड बाय दिस सरफेस एट एनी पोर्शन ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज ds, ओके। और ये जो सॉलिड एंगल है ये d ओमेगा है। इसका जो सरफेस का जो नॉर्मल वेक्टर है n कैप, और रेडियस वेक्टर आपका ये भी किधर है, ये भी आपका किधर है r कैप। तो n कैप भी इधर है और r कैप भी इधर है। तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा इस सरफेस का, वेक्टर ds इक्वल टू, वेक्टर ds का भी डायरेक्शन किधर होगा, इधर। और वेक्टर ds आपका हो जाएगा, वेक्टर ds इक्वल टू हो जाएगा ds इंटू n कैप, ओके। सो सॉलिड एंगल अभी हम लोगों ने देखा, सॉलिड एंगल पीछे देखिएगा, सॉलिड उसको लिख लीजिएगा, सॉलिड एंगल d ओमेगा इक्वल टू आपका ds आपका हो जाएगा वेक्टर ds डॉट ऑफ r कैप अपॉन r स्क्वायर। तो ये हमारा सॉलिड एंगल हो गया, और ये तो केवल इतने सरफेस के लिए सॉलिड एंगल है। और जब हमारा पूरा सॉलिड एंगल आपका फॉर द होल सरफेसेस निकालेंगे तो कितना आएगा उसको देखिए। तो इसको अच्छा ds को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ds इंटू n कैप डॉट ऑफ r कैप अपॉन r स्क्वायर। n कैप डॉट ऑफ r कैप दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो ds अपॉन r स्क्वायर आ जाएगा। तो ये तो हमारा केवल इतने सरफेस के लिए। सॉरी इसको क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, सॉलिड एंगल फॉर होल स्फीयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब पूरे स्फीयर के कारण सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा इस पॉइंट पर, सेंटर पर, तो इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन d ओमेगा, ओके। और ओमेगा इक्वल टू अब आपका आ जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन d ओमेगा के प्लेस पे हम लोग ये रखेंगे ds अपॉन r स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा ds अपॉन r स्क्वायर। r is the same for all the surfaces, all point on the surfaces of the sphere। r यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, हर जगह सेम रहेगा। और जब हर जगह सेम रहेगा r स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। अब ये चीज ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन r स्क्वायर इंटीग्रेशन ds, और क्लोज्ड इंटीग्रेशन आपका ds कितना आएगा, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ds, टोटल सरफेस एरिया आपका स्फीयर का कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। अब आगे चल रहा है आपको एक्सप्रेशन उठा के हम लोग, चलिए नोट कर लीजिए। अब ये वाला एक्सप्रेशन आप लोग उठा रहे हैं, देखिएगा ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन r स्क्वायर क्लोज्ड इंटीग्रेशन सरफेस ds। तो ये आपका सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, तो 1 अपॉन r स्क्वायर, और सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर कितना होता है r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट, तो 4 पाई। तो ये हमारा 4 पाई आ गया। इसका मतलब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे पहुंच चुके हैं। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी 3 डायमेंशनल बॉडी के अंदर किसी भी पॉइंट पर टोटल सॉलिड एंगल परफॉर्म्ड बाय कंप्लीट सरफेस इज 4 पाई, ओके।
और ये वैल्यू हम लोगों ने अभी तक सेंटर पे निकाला था, लेकिन स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे अगर आप इस पॉइंट को लेते हैं तो वहां पे भी आपका टोटल सॉलिड एंगल कितना आएगा, 4 पाई। सॉलिड एंगल परफॉर्म्ड बाय कंप्लीट सरफेस फॉर एनी पॉइंट अदर वेदर इट इज सेंटर और वेदर इट इज अदर देन सेंटर फॉर ऑल द केसेस। स्फीयर के केस में हमें क्या मिलेगा, 4 पाई। ओके, तो अब इसको आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं, लिखूंगा नहीं इस चीज को, लिख लीजिए फॉर स्फीयर सॉलिड एंगल परफॉर्म्ड एट इट्स सेंटर बाय होल स्फीयर स्फेरिकल सरफेस विल बी ये आपका ओमेगा इक्वल टू 4 पाई। ये आपके सामने रिजल्ट है। अब दूसरा स्टेटमेंट लिखते हैं, सिमिलरली 4 पाई इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सिमिलरली डायग्राम वगैरह आप देख लीजिएगा। सिमिलरली सॉलिड एंगल एट एनी पॉइंट, मतलब अब सेंटर के अलावा एट एनी पॉइंट इन द स्फीयर विल बी क्या हो जाएगा, 4 पाई, दैट इज गामा इक्वल टू सॉरी ओमेगा इक्वल टू 4 पाई। तो किसी भी पॉइंट पर अगर आप लेते हैं, यहां पे भी ले लेंगे तो भी आपका क्या हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। ठीक, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 4 पाई। अब ये तो अभी तक स्फीयर के केस में हम लोगों ने निकाल दिया। अब हम लोग एक रैंडम कोई भी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री लेते हैं और उसके केस में भी आपका यही होगा। तो दिस लॉ या दिस कॉन्सेप्ट कैन बी जनरलाइज्ड फॉर द इर्रेगुलर 3 डायमेंशनल बॉडीज। ये हो गया, 4 पाई आता है। दिस कॉन्सेप्ट is generalized, this concept is generalized for 3 dimensional irregular bodies। अब जैसे आपके पास कोई भी बॉडी हो, कोई भी बॉडी है और आपके पास किसी भी पॉइंट पे अगर आपको निकालना है तो आपका ये डायग्राम बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा। और ये हमारा है आर कैप का डायरेक्शन सपोज करते हैं इधर है और एन कैप का डायरेक्शन इधर है। आर कैप का डायरेक्शन इधर और एन कैप का डायरेक्शन इधर है। और ये कोई इंटरनल पॉइंट है पी और इंटरनल पॉइंट है पी। तो सॉलिड एंगल जो आपका बनेगा, इसका एरिया कितना है, ds। इधर आपका कितना हो जाएगा, वेक्टर ds। और ये जो दोनों एंगल बना रहे हैं आर कैप और ये आपका थीटा, तो सॉलिड एंगल आपका कितना हो जाएगा, इक्वल टू क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन वेक्टर ds डॉट ऑफ वेक्टर r अपॉन r की पावर 3। और इसकी जो वैल्यू होती है, अभी अभी हम लोगों ने स्फीयर के केस में क्या प्रूव किया, एट एनी इंटरनल पॉइंट फॉर ऑल बॉडीज, ये आपका कितना आएगा, 4 पाई। ओके, so वेक्टर ds डॉट ऑफ r अपॉन r की पावर 3 इक्वल टू 4 पाई। तो ये हमारा था सॉलिड एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे। पूरा का पूरा लेक्चर सॉलिड एंगल पर हमारा बेस्ड था। तो सॉलिड एंगल क्लोज्ड बॉडी के इंटरनल पॉइंट पर उसकी वैल्यू 4 पाई आती है। इस चीज को हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। चलिए, अब सॉलिड एंगल तो कवर हो चुका है। अब इसके बाद का टर्न है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके बाद गॉसेस लॉ और उसके बाद हम लोग डाइपोल वगैरह और इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं। अभी हम लोग बेसिक से चल रहे हैं। आप एक बार ये लेक्चर देखिए, उसके बाद फिर आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, ठीक है। बहुत तेजी से आपका बूस्ट होगा। चलिए, अब मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर्स में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा और बुक भी स्टडी करते रहिएगा। और बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके आपको पढ़ाई नहीं करनी है। आपका जब तक मन करे अच्छे से और एक बहुत ज़्यादा शांत प्लेस पे आप स्टडी करिए और चिल्ड माइंड से, ठीक है। चलिए, ठीक है, अब मुझे इजाज़त दीजिए। दिस इज़ वेरी लवली एंड स्वीट। थैंक यू।
Thank you for joining me and salute you. Thank you.